हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन दिस क्लास ऑफ फिजिक्स। तो लास्ट क्लास में अभी तक तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, जो आपका चैप्टर है, इसका हम लोगों ने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस के डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एनसीईआरटी का इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको भी हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। मास इज गिवन दैट इज 1500 kg। मास गिवन है यहाँ पे, मास दैट इज 1500 kg। ओके, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया गया है कि कितना फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, ऑब्वियसली जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जनरेट होता है। तो वो एक्सेलरेशन कितना जनरेट हुआ वो दिया हुआ है और पूछ रहा है आपसे कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वहां पे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है दैट इज -1.7 मीटर s to the power -2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अगर हम लोग देखें इसके क्वेश्चंस को तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखें, इसका कुछ सिचुएशन ऐसा है कि एक व्हीकल है यहाँ पे मूव कर रहा है रोड पे। ठीक है, रोड पे मूव कर रहा है और यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जिससे इस व्हीकल को रोका जाए और इसकी वजह से जो नेगेटिव एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है दैट इज a विच इज इक्वल टू -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर s to the power -2। ये कुछ ऐसा सा केस है, हमें क्या है यहाँ से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से क्या है हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसके मोशन के अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मींस ये व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, तो हमें उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली ये सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो आपका F हो जाएगा फोर्स सिंपल सा होता है m इंटू ए। तो यहां से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, F इज इक्वल टू मास इज गिवन विच इज 1500 kg इंटू ए विच इज -1.7। तो यहां से जो आंसर आ जाएगा आपका विच इज इक्वल टू -2550 न्यूटन। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा दैट इज -2। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना आपको, सिंपली इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2550 न्यूटन मीन्स 2550 न्यूटन 2550 न्यूटन। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब क्या है कि जो F की वैल्यू जो है ये क्या है 2550 न्यूटन। इतना हम लोग फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से व्हीकल रुक जाएगी और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जो जनरेट होगा दैट इज इक्वल टू -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। ये आप मान के चलिए ये व्हीकल है, ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और इसका मास जो है लेट अस सपोज मास क्या है इसका m है। तो इसकी वजह से जो मोमेंटम जनरेट होगा, यहाँ पे जो मोमेंटम जनरेट होगा ऑब्वियसली आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, है कि नहीं। मोमेंटम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास गिवन है दैट इज m और वेलोसिटी गिवन है इसका v। तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है। तो मोमेंटम सिंपल सा होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो वहां से हम लोग यहाँ से मोमेंटम कैलकुलेट कर लिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक फोर्स है दैट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स है 200 न्यूटन। वी इंटेंडेड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, एक फ्लोर पे वुडन कैबिनेट है, उसको हमें क्या करना है मूव कराना है और हम लोग क्या है यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसको हमें वुडन जो ब्लॉक है
वुडन कैबिनेट है उसको हम लोग को क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन, ठीक है, देयर इज नो एक्सेलरेशन व्हिच मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस अगर एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट पे 0 है तो आपको ये पता होना चाहिए, हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वहां पे नेट अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, 0 होगा। दैट मींस वहां पे नेट अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा बट वो फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। नेट अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पीछे जो क्लासेस हम लोगों ने थ्योरी का लिया है वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स होगा बट वो फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन 0 है दैट मीन्स देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, ओके। तो सिचुएशन कुछ ऐसा सा है कि यहाँ पे एक वुडन कैबिनेट है, यहाँ पे इसको पुश किया जा रहा है, ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स से हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज 200 न्यूटन। यहाँ पे 200 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स अप्लाई है और इसकी वजह से जो कैबिनेट है ये मूव कर रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई भी एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। दैट मींस वो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ से पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स। ऑब्वियसली यहाँ पे जो सरफेस होगा जहाँ पे कॉन्टैक्ट है, ठीक है, सरफेस कॉन्टैक्ट है कैबिनेट का, वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा दैट इज Fr, एक फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, क्लियर। तो बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो अगर आप देखें अभी इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स है और कोई तो फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी है, तो अगर इसको हमें बैलेंस करना है, इस फोर्स को बैलेंस करना है तो दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा Fr विच इज फ्रिक्शन फोर्स विच इज इक्वल्स टू 200। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको फोर्स को बैलेंस करना है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि अपोजिट एक्ट कर रहा है, अब देखो दोनों का जो नेट फोर्स है, यहाँ पे भी ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, 200 न्यूटन हो गया। तो ये इस साइड एक्ट कर रहा है, ये इस साइड एक्ट कर रहा है, तो दोनों का नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दैट वुडन कैबिनेट दैट इज इक्वल्स टू 0। तभी नेट फोर्स क्या है, 0 है। मींस क्या है कि बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है तो यहाँ पे क्या है, नेट अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे क्या है, 0 है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वुडन ब्लॉक आपका मूव करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट the object pushes back on us with the equal and opposite forces, okay, obviously according to third law that is correct. If the object is a massive truck parked along a roadside it will probably not move, obviously अगर हम लोग कोई एक छोटा सा बच्चा या हम लोग कोई भी अगर हम लोग एक मैसिव ट्रक को हम लोग पुश कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो मूव नहीं करेगा। A student probably not move. A student justify that this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. ठीक है, तो एक ऐसा सिचुएशन है, एक ट्रक है और यहाँ पे एक बच्चा बोल लो या कोई भी एक पर्सन है, यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये ट्रक मूव नहीं कर रहा, ठीक है। ये ट्रक ऑब्वियसली पार्क्ड है कहीं पे तो ये मूव नहीं करेगा, ये पार्क्ड है, स्टेबल स्टेशनरी कंडीशन में, स्टॉप्ड कंडीशन में है, लिख देता हूं मैं, स्टॉप्ड कंडीशन मींस स्टेशनरी है, स्टेशनरी कंडीशन है। तो अगर स्टेशनरी कंडीशन है, रुका हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पे और भी चीजें हैं, मीन्स वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड होगा। तो सारे सिचुएशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपके माइंड में एक क्लैरिटी हो जाए कि एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये ट्रक जो है स्टेशनरी कंडीशन में है, एक बच्चा जो है यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसने बोला कि ये ट्रक मूव नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रक के अंदर ही इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, और वो जो फोर्स है उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है इक्वल और अपोजिट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो ये लॉजिक सही नहीं है, मींस थर्ड लॉ तो यहाँ पे एक्ट कर रहा है बट लॉजिक जो है ये सही नहीं है। मींस जो यहाँ पे लॉजिक दिया गया, a student justify this answer by answering that two opposite forces and equal force cancel each other। ये जो है जस्टिफिकेशन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड लॉ में जो एक्शन और रिएक्शन है, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं जो कि इक्वल और अपोजिट होते हैं, ये एक्शन और रिएक्शन क्या है, ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं तो और एक्शन और रिएक्शन दोनों कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया था वहां पे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे थ्योरी पार्ट, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे कभी नहीं हो सकते। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों वहां पे ट्रक के अंदर एक्शन और रिएक्शन जनरेट हो रहा है, जो कि क्या है लॉजिकली गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो भी एक्शन किया गया, ठीक है, यहां पे जो भी एक्शन किया गया, ऑब्वियसली ये ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, ट्रक के आपको यहाँ पे ट्रक पे एक्शन किया गया, तो ट्रक पे अगर एक्शन हुआ तो ट्रक को मूव करना चाहिए, बट ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनके व्हील्स हैं, व्हील्स पे बैक डायरेक्शन में और जो रोड है वहां पे क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स से जो ये फ्रिक्शन फोर्स है उसको ओवरकम नहीं करेंगे, आपका ट्रक मूव नहीं करेगा। लाइक मान लो आपका ये जो फ्रिक्शन फोर्स है 10,000 न्यूटन है और आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, तो ऑब्वियसली वो मूव नहीं करेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उससे ज्यादा है। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट कर रहा है और करता भी है। तो अगर ऐसा है तो क्या करेगा, वो उस फोर्स को बैलेंस कर लेगा विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए आपका जो ये ट्रक है, जो व्हीकल है, वो मूव नहीं कर रहा है विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये लॉजिक गलत था और यहाँ पे मैंने जो लॉजिक दिया आपको वो करेक्ट लॉजिक। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, एक हॉकी बॉल है, उसका मास क्या है 200 ग्राम है, ट्रेवलिंग एट अ 10 मीटर पर सेकेंड is struck by a hockey stick so as to return it along its original path। ठीक है, original path with a velocity 5 meter per second, initial velocity that is 10 meter per second। Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by force applied by the hockey stick। मतलब क्या था कि हॉकी बॉल आ रही थी, हॉकी स्टिक से उसको स्टक किया गया, तो जैसे ही हॉकी से उसके ऊपर स्ट्राइक किया गया तो हॉकी की जो बॉल है जिस डायरेक्शन से पहले आ रही थी उसी डायरेक्शन में रिटर्न चली गई। ठीक है, और आते वक्त जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड, और जाते वक्त जो वेलोसिटी है क्या है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट शुड बी द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जो आपने एक्सटर्नल हॉकी से जो फोर्स अपने अप्लाई किया उसकी वजह से क्या फोर्स, क्या चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि बॉल ये इधर से आ रहा है और जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक किया गया बॉल क्या है इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन है, इस डायरेक्शन से आ रहा था, ये इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो मास है बॉल का क्या है 200 ग्राम है। मास जो है इसका क्या है 200 ग्राम। ओके, तो जब इसको यहां से बॉल हॉकी से इसको जब थ्रो किया गया, जब इसको स्ट्राइक किया गया, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग इसकी जो वेलोसिटी हो गई उसी डायरेक्शन में वो रिटर्न चला गया और उसकी जो वेलोसिटी हो गई दैट इज 5 मीटर
पर सेकंड। आप इसको समझ लेना कि मैं एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा हूं कि इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो ये थी 10 मीटर पर सेकंड। जब इससे स्ट्राइक किया गया बॉल को हॉकी स्टिक से तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, उसी डायरेक्शन में ऑपोजिट हो गया और कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं यहां से आपको बोलूं तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, P1 मास इंटू वेलोसिटी, मास दैट इज 200 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, मास हो गया इंटू वेलोसिटी दैट इज 10। ये आ गया आपका, क्लियर, समझ में आ गया। यहां से अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, आपको बता दो कि न्यूटन सेकेंड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड, या आप लिख सकते हैं इसको केजी मीटर पर सेकेंड, दोनों मतलब सेम है उसका। ठीक है, और P2 क्या है, P2 अगर आप देखें P2 क्या है, अगेन मास और वेलोसिटी क्या हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे और डायरेक्शन अपोजिट है तो उसका डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी दैट इज -5। तो यहां से आपका आ जाएगा आंसर, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और 1000 आ जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -1 न्यूटन। तो यहां से अगर आप देखेंगे चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये P2 माइनस P1 विच इज इक्वल टू P2 कितना है -1 माइनस P1 कितना है 2, क्या हो जाएगा ये -3 न्यूटन सेकेंड। आई होप आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, और क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब क्या है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो एक्चुअल में वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका मीनिंग क्या है, ये भी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। एक बुलेट है, ठीक है, गन से जो बुलेट निकलती है मैं उसकी बुलेट की बात कर रहा हूं। तो उसका जो मास है दैट इज ऑफ 10 ग्राम और उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 150 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइक अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकंड। ठीक है, 0.03 सेकंड में क्या हो जा रहा है, वो रेस्ट में आ जा रहा है वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करने के बाद। आपको बताना है ऑब्वियसली जब हम लोग वुडन ब्लॉक पे स्ट्राइक करेंगे उसको बुलेट को, तो बुलेट क्या होगा उसमें पेनिट्रेट करेगा वुडन ब्लॉक में। तो आपको वही बताना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक एंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो ऑब्वियसली बुलेट ब्लॉक के पास इनिशियली में क्या था, वेलोसिटी था। तो अगर उसको जैसे हम लोग वुडन ब्लॉक पे हम लोगों ने स्ट्राइक किया तो वुडन ब्लॉक में कुछ पेनिट्रेशन के बाद क्या हो जाएगा, रुक जा रहा है। तो रुक रहा है क्यों, कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, वो रुक कैसे क्यों रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो फोर्स यहाँ पे कौन अप्लाई कर रहा है, वुड अप्लाई कर रहा है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन अगर आप देखेंगे, कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ये एक बुलेट है, बुलेट का जो मास है दैट इज गिवन मास ऑफ बुलेट विच इज 10 ग्राम। बुलेट का मास दिया हुआ दैट इज 10 ग्राम, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज गिवन दैट इज 150 मीटर पर सेकंड। 150 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब यहां पे ये जब इसको स्ट्राइक कर रहा है वुडन ब्लॉक को, तो ये क्या है, पेनेट्रेट कर रहा है। लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस इज एस डिस्टेंस से क्या कर रहा है, पेनेट्रेट कर रहा है। एंड ऑब्वियसली जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। रेस्ट में आ जा रहा है, स्ट्राइक करने के बाद जब उसमें पेनेट्रेट हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। ओके, तो आपको यह कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे इस पे फोर्स कितना एक्ट हुआ है,
इस पे कितना फोर्स, बुलेट पे कितना फोर्स एक्ट हुआ है। फॉर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी कम हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन आया है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, तो उस नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, मास दिया हुआ है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, वहां से क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस है, कितना पेनिट्रेशन करेगा ये, तो उसको हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और टाइम जो इसने लिया यहाँ पे, यहां से एस डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम इसने लिया, पेनिट्रेशन टाइम दैट इज 0.03 सेकेंड। ओके, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन v, फाइनल वेलोसिटी गिवन है vf या v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v क्या है आपका 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v आपका क्या है 0, u इज गिवन दैट इज 150 प्लस a इंटू t विच इज इक्वल टू 0.03। तो यहां से आपका a आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 150 डिवाइडेड बाई 0.03। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, और एक बार आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, वंस यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज एक्चुअली रिटार्डेशन, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, so you may easily calculate the force exerted by wooden block on the bullet। तो क्या हो जाएगा वो फोर्स, that force F is equals to m into a। यहां से हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे which is equals to how much, mass is given that is 10 gram, 10 divided by 1000, we have to convert that gram into kg, and a यहां से आ जाएगा आपका माइनस। क्लियर, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी F की विच इज इक्वल टू माइनस 50 न्यूटन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये आपका जो फोर्स है जो वुडन ब्लॉक बुलेट पे अप्लाई कर रहा है वो आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। अब आपको कैलकुलेट करना है दैट इज डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन अवेलेबल है। एक तो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है आपके पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो दोनों में से कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं थर्ड अप्लाई कर रहा हूं, आप सेकंड से भी अप्लाई करेंगे, उससे भी आंसर सेम आएगा। v स्क्वायर, v वेलोसिटी क्या है 0 है, इज इक्वल टू u स्क्वायर विच इज 150 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज हाउ मच, माइनस 5000 इंटू s। आपको s कैलकुलेट करना है, हाउ मच डिस्टेंस दैट बुलेट हैज ट्रेवल्ड आई पेनिट्रेट इनसाइड द वुडन ब्लॉक। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाउ मच, s क्या हो जाएगा, ये 150 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5000, ये हो जाएगा। सिंपल सा इक्वेशन है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका 22500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 10, ये हो जाएगा 10,000। तो यहां से जो s की जो वैल्यू आ जाएगी, s इज इक्वल टू 2.25 मीटर।
एस की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2.25 मीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो आ रहा है आपका 2.25 और जो फोर्स आ रहा है दैट इज -150 न्यूटन। ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है 1 kg है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। एक वुडन ब्लॉक है, उसका मास 5 kg है, उससे कोलाइड कर रहा है और उससे स्टिक कर जा रहा है। देन they both moves off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसा सा है। आप देखिए कि एक वुडन ब्लॉक है, ये क्या है रेस्ट में है, ये क्या है आपका रेस्ट कंडीशन में है, ये अभी क्या है रेस्ट में है, ये रेस्ट कंडीशन में है। ओके, ये रेस्ट कंडीशन में है और ये जो है मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज कितना 10 मीटर पर सेकेंड और इसका जो मास है दैट इज आल्सो गिवन विच इज 1 kg। मास इज गिवन एंड आफ्टर कोलिजन क्या हो जा रहा है, ये दोनों स्टिक कर जा रहे हैं, आपस में दोनों स्टिक कर जा रहे हैं। तो अगर मैं आफ्टर कोलिजन इन सबका कॉम्बिनेशन का अगर मास देखूं, इनका कंबाइंड मास देखूं, कंबाइंड मास कितना हो जाएगा टोटल दैट इज 5 + 1 5 + 1 which is equals to 6 kg। ऑब्वियसली इनका कॉम्बिनेशन एक बार जब जाके स्टिक कर जाएगा तो कॉम्बिनेशन का मीन्स वुडन ब्लॉक और जो आपका ये ब्लॉक है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है 1 kg का, उन दोनों का कंबाइंड मास कितना हो जाएगा 5 kg + 1 kg कितना हो जाएगा 6 kg। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। ओके, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर आप ध्यान से देखें हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये दोनों एक साथ स्ट्रेट लाइन में, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट हमें टोटल मोमेंटम को कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम की बात करूं, टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम, तो टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है 1, वेलोसिटी कितना है दैट इज 10, प्लस इसका मास कितना है 5 और वेलोसिटी कितना है रेस्ट में है तो 0। तो टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा 10 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया और यही क्या हो जाएगा आपका, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम और टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम विच इज इक्वल टू हाउ मच 10 न्यूटन। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर लिया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहां पे फाइनल लीनियर मोमेंटम को अभी स्टिक करने के बाद अगर मैं कैलकुलेट करूं कि फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा क्या, तो यहां से मैं लिख सकता हूं फाइनल लीनियर मोमेंटम, जो कि हमें पता है वो कितना है 10 न्यूटन सेकेंड है। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम या टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों एक ही है। तो टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम, टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 + m2 इंटू कंबाइंड एक साथ मूव करेंगे दैट इज m1 + m2
कंबाइंड एक साथ मूव कर रहे हैं, दैट इज v, ओके, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और m1 कितना है 1 kg, m2 कितना है 5 kg, क्या हो जाएगा दोनों का कंबाइंड क्या हो जाएगा 6 kg, 6v हो जाएगा। और ये जो 6v है ये किसके इक्वल है, आपका 6v फाइनल, टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है 10, तो ये क्या है 10 के इक्वल है। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 10/6, ये क्या हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आ गया, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपका इनिशियल और फाइनल लीनियर मोमेंटम आपका ये 10 न्यूटन सेकेंड है, और जो वेलोसिटी है विच इज इक्वल टू 5/3 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerate uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second या 8 meter s to the power -1 in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of an object. Also find the magnitude of force exerted on the object. तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास है ऑब्जेक्ट का दैट इज गिवन विच इज इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ दैट इज 100 kg, 100 kg का ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विद द वेलोसिटी, अभी ये एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर s to the power -1, कुछ भी आप लिख सकते हो। थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ पे पहुंच गया और इस टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एट मीटर पर सेकेंड है, और ये टाइम ले रहा है यहां से यहां तक जो वेलोसिटी में चेंज हुआ ये कितना ले रहा है 6 सेकेंड। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा PI, दैट इज इनिशियल लीनियर मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम, m इंटू वी, मास दिया हुआ है 100 इंटू, आपको बता दूं P इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी। ठीक है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो m इज गिवन एंड v इज 5, तो ये क्या हो जाएगा 500 न्यूटन सेकेंड। और फाइनल लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास तो 100 ही है बट वेलोसिटी क्या हो गई 8 हो गई, कितना हो जाएगा 800 न्यूटन सेकेंड। इनिशियल और फाइनल लीनियर मोमेंटम आ गया। देन आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली इस पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, अब दो तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, एक तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लीजिए, एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी कितना है फाइनल 8 है और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 है, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना है 6 है, तो 8 - 5 3/6 विच इज इक्वल टू ए आ जाएगा आपका 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, और आपका f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ए। तो m इज गिवन विच इज m इज 100 kg, ओके, तो 100 इंटू ए दैट इज 1/2 विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो f तो यहां से आ गया, एक तरीका और है वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर यहां से आ गया। एक तरीका और है, f इज इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है आपका 800, इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है आपका 500 डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 6। तो यहां से 800 माइनस 500 दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 6, तो यहां से भी आपका क्या आ जाएगा 50 न्यूटन आएगा। तो दोनों तरीके से कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका सेम है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
So the next question that is there on your screen, that is Akhtar, Kiran and Rahul were riding a motor car that was moving with a velocity on an expressway when an insect hit windshield and got stuck on the windscreen. तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, अगर आप देखेंगे ये कुछ फ्रेंड्स हैं, वो एक व्हीकल से जा रहे थे कहीं किसी डायरेक्शन में, एक इंसेक्ट है, इससे क्या हुआ, स्ट्राइक किया और यहाँ पे स्टिक कर गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या कर गया, स्टिक कर गया। अब अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर दिस सिचुएशन। अब सिचुएशन पे उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट किया। किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन momentum as compared to change in momentum of motor car because the change in velocity of the insect was much more than that of motor car। ये किरण ने सजेस्ट किया, किरण का ये सजेशन था। नेक्स्ट ने क्या बोला, अगले जो कैंडिडेट हैं अख्तर, इन्होंने बोला कि since the motor car was moving with a larger velocity it exert a larger force on the insect and as a result द इंसेक्ट डाइट। बोला उन्होंने कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से इंसेक्ट पे फोर्स बहुत ज्यादा एक्ट किया और वो क्या हो गया, जो इंसेक्ट है वो डाइड हो गया, मर गया वो। अब नेक्स्ट कैंडिडेट है दैट इज राहुल, अख्तर का स्टेटमेंट था। ठीक है, एंड नेक्स्ट आए राहुल, इन्होंने बोला ओके, राहुल while putting an extremely new explanation and said both the motor car and the insect experience the same force and a change in their momentum। comment on these suggestion। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो आपको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, आपको पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और अब अगर इंसेक्ट पे जितना फोर्स लगा उतना ही फोर्स क्या लगेगा, मोटर व्हीकल पे भी लगेगा। वो डिपेंड करता है कि इंसेक्ट क्या है, छोटा है तो उसको ज्यादा फील होगा और मोटर कार पे आपको फील नहीं होगा। ठीक है, तो बात की बात है, बट फोर्स दोनों पे सेम लगेगा। और यहाँ पे देखिए और कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो जो लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है, जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, पहला वाला है दैट इज किरण का, दैट इंसेक्ट सफर अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, जो कि क्या है, गलत है। दोनों अगर फोर्स एक दूसरे पे सेम ऑफर कर रहे हैं तो दोनों का जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, सेम होगा। तो फर्स्ट जो था, जो किरण है, इनका तो एक्सप्लेनेशन गलत है। सेकंड है अख्तर, दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी, ये रीजन नहीं है कि मोटर कार हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसलिए वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट किया। एक्चुअल रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है कि दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम है दोनों में सेम है। ठीक है, दोनों पे सेम फोर्स एक्सर्ट होगा। और बात की बात है कि जो फोर्स है इंसेक्ट के लिए उतना फोर्स सफिशिएंट है, ठीक है, उसकी डेथ के लिए, बट उतना फोर्स जो आपका मोटर कार है उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, उससे उसका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, उसकी क्या है, मोटर कार की स्ट्रेंथ ज्यादा है। बट इसका एक्चुअल रीजन यही होगा कि दोनों सेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम पे आएंगे, दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, चेंज लीनियर मोमेंटम का सेम होगा और दोनों पे सेम फोर्स एक्ट करेगा। जितना इंसेक्ट पे फोर्स हुआ एक्ट हुआ उतना ही क्या होगा, आपका व्हीकल पे भी फोर्स एक्ट करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो राहुल का जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, दैट इज हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउन एक्सीलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक हाइट से एक डंबल है, इसका जो वेट है दैट इज गिवन विच इज 10 kg। एक 80 सेंटीमीटर की हाइट से, इसका हाइट है यहां से यहां तक जो हाइट है दैट इज 80 सेंटीमीटर, या आप बोल सकते हो 0.8 मीटर। इतनी हाइट से क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है विच इज
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन गिवन है यहाँ पे। अब बोला जा रहा है कि हाउ मच मोमेंटम विल द डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर। तो ऑब्वियसली इसका मास है, जब फ्लोर पे स्ट्राइक करेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो जितनी वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, वो अर्थ को जो फर्श है उसको ट्रांसफर कर देगा, जो फ्लोर है उसको ट्रांसफर कर देगा। तो आपको अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है कि इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो आपको पता है यहाँ पे हम लोग ये डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम को निकालने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपका u क्या है, 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू आपका s आ जाएगा 0.8, ओके 0.8। तो यहां से v आ जाएगा आपका v, यहां से v आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू या v स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, ये 16 आ जाएगा, यहां से v आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक ऑफ द फ्लोर। तो ये इसके पास जितनी वेलोसिटी और मास है उसी का जो प्रोडक्ट होगा एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा, और जैसे ही फर्श पे स्ट्राइक करेगा पूरा का पूरा मोमेंटम क्या हो जाएगा, फर्श को ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी मोमेंटम होगा। तो वेलोसिटी आ गया, मास पता है, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी विच इज इक्वल टू मास इज गिवन दैट इज 10 एंड वेलोसिटी इज 4 विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, और इतना ही जो मोमेंटम होगा, जो आपका डंबल है वो क्या करेगा, सरफेस है या फर्श है उसको ट्रांसफर करेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ओके। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हम लोगों ने कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल सारे एक एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में उन सारे न्यूमेरिकल को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, स्टिल अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आप अपने जो डाउट हैं उनको आप बिल्कुल आप पोस्ट कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा, ठीक है, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर में, और इसके साथ मैं 1 शॉर्ट रिवीजन भी ले आऊँगा, लाइक 1 आवर्स या 1.5 आवर्स में हम लोग कंप्लीट चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे। लाइक अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो उसको कैसे 1 शॉट में रिवाइज करेंगे वो भी मैं वीडियो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक डिटेल्ड में देखना है, इसलिए मैंने डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे आपके लिए शेयर किया है, जिससे कि आप सारा अच्छे से देख पाएँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार जब रिवीजन का टाइम आएगा ऑब्वियसली आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा, और 1 शॉट में आपका 1 आवर्स या 1.5 आवर्स में उसको कंप्लीट चैप्टर को आप रिवाइज कर पाएंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट और नए सेशन में हम लोग मिलेंगे, नए चैप्टर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।